स्वागत है सभी साथियों साइंस विथ अमन के यूट्यूब चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे सेल। बायोलॉजी में पहला चैप्टर हमने शुरुआत कर लिया है जो कि है सेल। सेल कोई बता सकता है कि क्या आप सभी ने पिछली 4 क्लासेस देख ली हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो क्लासेस देख रहे हैं ये 4 क्लासेस को देखने के बाद देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5वां लेक्चर। तो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था सेल को कि व्हाट इज सेल, और सेल के अंदर के सारे पार्टिकल्स को डिटेल में हमने देखा था। और आगे आज हम और भी डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 5वें लेक्चर की। ये एक सेल है। पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस कर लिया था, सेल के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी खोजकर्ताओं के बारे में हमने बात कर ली थी। अब और डिटेल में चलते हैं। चलिए, तो क्या मुझे कोई बता सकता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। राइबोसोम की खोज पोलार्ड ने। कैमेलियो गोल्जी ने। और सेंट्रोसोम का वर्क क्या होता है? कोशिका विभाजन। वैक्यूल्स पानी का स्टोरेज। और क्या बचा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर, जो कि अंदर से मजबूती देता है। और उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट क्राउन ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, जो कि एक मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज लाइसोसोम ने की थी। सॉरी, माफ करिएगा, लेवेनहॉक ने की थी। ये तो हो गई जंतु कोशिका, एनिमल सेल। अगर हम इसके बाहर ये कोशिका भित्ति लगा दी तो अब यह किसका सेल हो जाएगा? तो यह हो जाएगा पादप सेल, जो कि बाहरी परत जिसकी सेल वॉल है। सेल वॉल जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। पादप और जंतु में यही कोशिका, पादप सेल में दोहरी झिल्ली होती है, मतलब डबल प्रोटेक्शन होती है, एक बाहरी और एक अंदरूनी। लेकिन एक जंतु जंतु कोशिका में सिर्फ एक सेल होता है जो कि अंदर वाला होता है। तो न्यूक्लियस के, तो जैसे आप इसके अंदर है, सारी चीजें उपलब्ध हैं। सारी चीजें मान के चलिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले आप एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको टॉपिक जो भी मैं समझाना चाह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत सारे मेरे भाई लोग बहन बाहर पढ़ते होंगे, दूसरे शहर में जाके पढ़ते होंगे। तो पहले के जमाने में या फिर अभी भी जो भी, घर से जब आप लोग अपने शहर की ओर आते होंगे तो घर से काफी सारी चीजें आप सबको मिलती होंगी। काफी जो भी छोटे छोटे बर्तन, मम्मी ने कुछ बना के रख दिया, खीर पूड़ी, अन्यथा अन्यथा कई सारी चीजें मान के चलिए। और एक एग्जांपल लेते हैं। एक जो भी बर्तन रखने वाली टोकरी होती है उसमें भी काफी सारे बर्तन, तो जब हम उसको उठाते हैं तो आपस से थाली करछुली कटोरियां आपस में बजती हैं। तो आपस में बजती है तो उसमें से आवाज होती है। तो बर्तन के जाली में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बैग में जो बर्तन, जैसे बर्तन रखे हैं फिर कुछ भी और सी चीज बजने वाली रखी है, तो आपस में टकरा के वो बजे नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बीच में कपड़े या फिर कुछ भी चीजें लगा देते हैं जिससे कि वो आपस में टकराए नहीं और टूटे नहीं। वैसे ही इसके अंदर भी जो कोशिका का के अंदर होता है, उसके अंदर एक द्रव भरा होता है।
जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जिससे ये जो अंदर के पदार्थ हैं ये आपस में टकराते नहीं हैं। मान लीजिए इसके अंदर अगर कोशिका द्रव्य नहीं हुआ, आपस में सब टकरा रहे हैं, टकराते टकराते सब आपस में लड़ रहे हैं, और भी उसी बीच में हमारा लाइसोसोम लाइसोसोम गुस्सा हो गया, बोला बहुत हल्ला कर रहे हो, लगता है बताना पड़ेगा। तो लाइसोसोम लड़ते लड़ते बीच में अपने आप को फाड़ लिया। अगर लाइसोसोम ने फाड़ लिया तो आप सभी जानते हैं, अगर लाइसोसोम फटा तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी, पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी। इसीलिए इसके अंदर के बचाव के लिए एक द्रव्य भरा होता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो कोशिका द्रव्य है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक द्रव्य भरा होता है जिसको बोलते हैं, कोशिका के अंदर भरा है तो कोशिका द्रव्य, और कोशिका के अंदर भरा है तो कोशिका द्रव्य, और केंद्रक के अंदर भरा है तो केंद्रिका द्रव्य। तो द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। तो ये जो द्रव्य है, इसे एक हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसको जीवन का भौतिक आधार बोला है। किस वैज्ञानिक ने? हेक्सले ने। हेक्सले ने इसे कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोला है। मतलब अगर यह द्रव्य नहीं होगा तो ये आपस में, ये कोशिका मर जाएगी, सूख के मर जाएगी। और ये जो द्रव्य होता है कोशिका को फुला कर रखने का भी काम करता है। तो किसने? हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कोशिका और केंद्रिका द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बोला है। अगर द्रव्य नहीं होगा कोशिका के अंदर तो कोशिका नहीं होगी, और कोशिका अगर नहीं होगी तो ऊतक नहीं होगा, ऊतक नहीं होगा तो हमारे शरीर के जो अंग है वो नहीं होगा, और अंग नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं होगा। इसका मतलब हम ही नहीं होंगे। तो ये कि जो जो है, ये हमने तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, इसमें प्लास्टेड प्लास्टेड ये क्योंकि पादप कोशिका है तो इसमें प्लास्टेड होता है। कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव को जीवन का भौतिक आधार किस वैज्ञानिक ने बोला है? तो आप सभी का आंसर होगा हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कोशिका के केंद्रिका द्रव को जीवन का भौतिक आधार बोला है। और अगर ये जो सेल है, जो हमारे अंदर का ये सेल है, अगर ये सेल सूख गया तो सूख के मर जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की क्लास देखते हैं। तो ये जो हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था, प्लास्टेड लवक, जो कि हमारे उसके अंदर काम करता है, जंतु कोशिका के अंदर कार्य करता है। प्लास्टेड कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टेड कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लास्टेड होते हैं 3 प्रकार के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो
खाना बनाने का काम, भोजन तैयार करने का, सूर्य से रोशनी प्राप्त करके भोजन बनाने का कार्य कौन सा वर्ण, कौन सा लवक करता है? तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो खाने का संग्रह संग्रह कौन कौन करेगा? तो खाने का संग्रह ल्यूकोप्लास्ट करेगा। और उसके बाद जो पेड़ पौधों में रंग जो पत्तियों का रंग होता है, फलों का रंग होता है, उसका निर्माण कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट। इसीलिए रंग का अध्ययन को भी हम क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अब न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? क्या आप सभी को याद है? न्यूक्लियस हमने पढ़ा था थोड़ा अंदर से, उसके अंदर को हमने खोल के देखा था कि अंदर क्या क्या होता है। क्या कुछ ऐसा ही था? हाँ। न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, डीएनए और डीएनए के बाद जीन। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर होता है जीन। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्रोमोसोम जो है इसकी खोज किसने की थी? क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने की थी। क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर। डीएनए की खोज कार्लसबर्ग। डीएनए की खोज कार्लसबर्ग। क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर और डीएनए की खोज कार्लसबर्ग। और जीन का की खोज जोहानसन। क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर, डीएनए की खोज कार्लसबर्ग और जीन की खोज जोहानसन ने की। और केंद्रक की खोज किसने की थी? किसी को याद है? कुछ फल जैसा था, फल के अंदर का बीज होता है, बीज ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए केंद्रक जो कि बीच में होता है, इसलिए उसकी खोज ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और क्रोमोसोम की खोज वॉल्डेयर ने की थी। डीएनए की खोज कार्लसबर्ग ने की थी। और जीन की खोज जोहानसन ने की थी। जोहानसन। रॉबर्ट ब्राउन जी आए जिन्होंने केंद्र की खोज कर दी, लेकिन उन्होंने उसके अंदर डिटेल में देखा ही नहीं। उसके अंदर खोज फिर वॉल्डेयर नामक एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने क्रोमोसोम की खोज की। फिर वो भी उसके अंदर ही क्रोमोसोम की खोज करके वो भी फुर्सत हो गए। उसके बाद डीएनए की खोज कार्लसबर्ग ने की। फिर डीएनए के अंदर जीन की खोज जोहानसन ने की। कितना अच्छा होता कि न्यूक्लियस की खोज जैसे रॉबर्ट ब्राउन नहीं की थी, वो रॉबर्ट ब्राउन ही क्रोमोसोम, डीएनए और जीन की खोज कर दी होती, जिससे हमको इतना दिक्कत नहीं होती। एक ही चीज हमको पढ़ना पड़ता कि न्यूक्लियस
हाँ, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन सिर्फ न्यूक्लियस को खोज कर छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन डीएनए का सिद्धांत है, डीएनए का सिद्धांत किसने दिया? वॉटसन एवं क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का प्रिंसिपल, सिद्धांत वॉटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो जो डीएनए होता है, डीएनए हमारे अंदर का मतलब, हमारे अंदर क्या क्या किसी भी चीज का एक नक्शा होता है डीएनए के पास। हमारे शरीर का एक मैपिंग होती है जो कि डीएनए होता है। डीएनए डबल इस प्रकार का कुछ होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन अगर इसको नहीं कर देंगे हो जाएगा आरएनए। क्या होगा? आरएनए। ये है डीएनए, ये है आरएनए। क्या डीएनए से आरएनए बन सकता है? डीएनए से आरएनए बन सकता है? तो जी हाँ, डीएनए से आरएनए बन सकता है। और आरएनए से डीएनए बन सकता है क्या? आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए टू आरएनए, डीएनए चेंज इनटू आरएनए, इट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए, आरएनए से वापस आ रहा है जी। वापस, जब वापस गाड़ी जब आगे जाने के बाद जब पीछे आती है तो पापा बोलते हैं रिवर्स गियर लगाओ। जब गाड़ी चलाते हैं तो रिवर्स गियर लगा के पीछे आते हैं। तो आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं अगर पूछूं क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, तो आपके अंदर जल्द से दिमाग में आना चाहिए कि भोजन का निर्माण हमारा क्लोरोप्लास्ट करता है, ल्यूकोप्लास्ट उसको संग्रहित करता है, क्रोमोप्लास्ट उसको रंग प्रदान करता है, जो कि पादप के अंदर आते हैं। जैसे कि लाइकोपेन, जो लाइकोपेन होता है वह टमाटर का रंग लाइकोपेन के कारण होता है, और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण लाल होता है। तो इनकी इनकी सब ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। इन सारी चीजों को ऐसे नहीं बताया जा सकता, इनको सिर्फ रटना पड़ेगा। तो इनका सब मैंने टेलीग्राम पे एक साइंस विथ अमन शर्मा करके एक चैनल बनाया है, आप उसे जाकर ज्वाइन करें। उसमें बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शॉर्ट में, इतना इतना अच्छे से लिखा है मैंने कि अगर शॉर्ट नोट्स आप चाहे तो उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, और अगर आप चाहें उसे तो ऐसे ही सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखी है, उस नोट्स में लिखी है। किसके अंदर? उस नोट्स के अंदर। तो ये जो सेल्स होते हैं, और हाँ, एक चीज और बता, जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका, उसके अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है, जो सबसे बड़ा उसके अंदर का पार्ट होता है, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जंतु कोशिका के अंदर का सबसे बड़ा केंद्र जो है, सबसे बड़ा हिस्सा है। और पादप के अंदर वैक्यूल्स होता है, रसधानी होती है। किसको? उम्मीद है आपने आज की क्लास एंजॉय की होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगली क्लास
में हम और भी अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद है आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी, और जब आप पिछली क्लासेस एक लाइन से आप जब देखते हुए आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे भारत।